नमस्कार दोस्तों, आरएम स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज बात करने वाला हूँ बीपीएससी मेंस के बारे में, और भी सिर्फ बीपीएससी मेंस के पेपर जीएस 1 का, पेपर 1 जीएस 1 का बात करेंगे हम। इसमें देखेंगे कैसे आपको तैयारी करना है। लेकिन जो स्टूडेंट, जो छात्र अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि 31 को क्या होगा, जिनका पीटी में नाम आज पीटी क्लियर कर चुके हैं, तो इंतजार कर रहे हैं कि 31 का वेट कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो हाथ जोड़ के विनती है, ये 3 दिन में आप पूरी तरह जीएस 1 पेपर का आप ट्राइवल मूवमेंट, अपराइजिंग पढ़ सकते हो, पूरा कला पढ़ सकते हो, साथ ही पर्सनालिटी जो इससे रिलेटेड आता है वो पढ़ सकते हो, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेवलपमेंट है वो सारा कंप्लीट कर सकते हो। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये पोर्शन को आप खत्म कर लो, ठीक है। ये पीटी में भी काम आ जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप प्लीज़ इतना पढ़ लो कम से कम। और जो लोगों पढ़ाई शुरू कर चुके हैं उसको बहुत बहुत अग्रिम बधाई कि आपने बहुत सही किया है। तो कैसे आगे करना है, हम जीएस पेपर 1 की बात करेंगे, और पेपर 1 में किस तरह से तैयारी करना है और कौन से सोर्स का प्रयोग करना है, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बीपीएससी मेंस बात कर रहा हूं मैं 70th बीपीएससी का, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ ए में जान लो आप कि मेंस में क्या होता है। एक जीएस 1, जीएस 2, ऐसे ऑप्शनल, एक होता है जनरल हिंदी। ये जो है क्वालिफाइंग है, ये जो है क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना है इसमें, ठीक है। अब आपको क्या जो समझना है, ये जो दिख रहा है 300, 300, 300, ठीक है। अब हम सबकी एक एक करके बात करते हैं कि जीएस 1 की क्या भूमिका, जीएस 2 की क्या भूमिका, ऐसे की क्या है, ऑप्शनल कैसे करना है, जल्दी से करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जीएस 1 की, जीएस 1 में क्या क्या है, ठीक है। हिस्ट्री में जो चीज़ है वो बात करेंगे। एक डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये है नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट। अब इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूं, यहाँ एक चीज समझ लो पहले, ये जो दिख रहा है आपको डीआई, ये 72 मार्क का आता है। अगर इसमें फिसले तो समझो फिसल गए, बाकी पेपर अच्छा कर लोगे, इसमें फिसल गए तो समझो फिसल गए। मतलब हो सकता है आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो, इस ये 72 नंबर आपने गवा दिया तो हो सकता है नीचे का रैंक मिल जाए। बाकी सब आपने अच्छा कर लिया, बस ये खराब कर दिया तो आप दम नीचे चले जाओगे। हो सकता है मिल जाए, कुछ ऐसे फ्रेंड हैं हमारे जो सिलेक्ट हुए हैं बिना डीआई को बनाए हुए। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको इग्नोर करो, मैं सिर्फ ये करो, इसको अगर छोड़े तो आप फिसल जाओगे बहुत पीछे, हो सकता है लिस्ट से बाहर हो जाओगे। करना क्या है इसमें, इसमें जो देखना है, इसमें पाई चार्ट आता है, बार ग्राफ आता है, एक लाइन का आता है, लेकिन लाइन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं, तो एक मिक्स आप जोड़ लो, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है करना आपको, ये करने के लिए आपको करना क्या है कि ये 3 चीज़ करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा किस चीज़ का, ज़रूरत पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, परसेंटेज का, रेशियो का और एवरेज का। ये बेसिक चीज़ें अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट ठीक करने के लिए आप कोई एसएससी का भी कोई चैनल देख लेना, फ्री में बहुत सारे अवेलेबल यूट्यूब पर, ये सारे पोर्शन को कॉन्सेप्ट से देख लेना, जो बहुत कॉन्सेप्चुअल बताया हुआ। अगर कोई बैंकिंग वाला जो क्लासेज है डीआई का, जो बैंकिंग का क्लास लेता है उसमें आप देख लेना, इसमें उसी तरह का बताता ही इसी, क्योंकि डीआई के क्वेश्चन उसमें आते हैं ज़्यादा, तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको आपको एकदम इग्नोर नहीं करना है, और इसको करने के लिए क्या करना है, आपको डेली कम से कम 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का आपको करना है। अगर आपका खत्म हो जाता है फिर उसको रिपीट करो, लेकिन उसको करते रहना है। अगर टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं ज्वाइन करोगे ही, मेरा करो या किसी और का करो, लेकिन करोगे तो जरूर वहाँ टेस्ट सीरीज में जाकर ट्राई करना, लेकिन प्रैक्टिस बिना मत जाना।
नर्वस हो जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस अभी से करो, ठीक है। इसमें मेरा सजेशन सिर्फ DI का ये है कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, मिनिमम 2 क्वेश्चन। अब करते एक एक टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। मैं आ रहा हूं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे क्या करना है, पहले हम कला की बात करते हैं। कला में क्या क्या देखना है, पहले मौर्य आर्ट को देखते हैं, मौर्य कला। मौर्य आर्ट, फिर क्या देखना है, पाल आर्ट, पाल कला। फिर क्या देखना है हमें, पटना कलम, पटना कलम। ये चीजें को तो आपको याद रखना है एक सिलेबस में हमारा। प्लस इसके अलावा आपको क्या करना है, 2 पेंटिंग और याद रख लो, मधुबनी पेंटिंग और एक मंजूषा पेंटिंग। इसको आप देख लेना, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेगा समग्र बिहार के कला के बारे में बताइए, तो आपके सबको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। एक क्वेश्चन क्या आएंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, अगर लॉन्ग पूछ दिया तो है सारे विशेषताओं के साथ पूछेगा। अगर मौर्य का बात किया तो हो सकता है पिलर के बारे में, स्तूप के बारे में, विहार के बारे में सब बताना पड़ेगा आपको। वहाँ जो कुम्हरार में जो महल है उसके बारे में सारा डिटेल आपको बताना पड़ेगा। चंद्रगुप्त मौर्य का क्या योगदान था, अशोक का क्या योगदान था, दशरथ का क्या योगदान था, इन सारी चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा अगर मौर्य की बात किया तो। पाला में पढ़ोगे तो आप देखोगे सारा चीज़, आप देखोगे कौन से धर्म से था, किन किन धर्मों के इन्होंने विकास किया है, कहाँ कहाँ पर इन्होंने यूनिवर्सिटी खुलवाया, कहाँ कॉलेज, और किस तरह के नालंदा विश्वविद्यालय के लिए क्या इनका योगदान है, इन सारी चीज़ों को आप देखोगे। पटना कलम में देखोगे किस तरह से पटना कलम का विकास हुआ, कहाँ से कहाँ, पहले दिल्ली से कैसे पहले कलकत्ता जाता है, कलकत्ता से कैसे बनारस और पटना की तरफ मूव होता है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में आपको पढ़ना होगा। जब पढ़ेंगे तो हो सकता है शॉर्ट पूछ दे तो आपको शॉर्ट भी तैयार करना है और लॉन्ग भी तैयार करना है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको थोड़ा स्तूप वगैरह बनाना होगा। जैसे स्तूप वगैरह बनाते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखते हो ना, ये जो स्तूप वगैरह बनाते हैं, स्तूप बनाना होगा, पिलर बनाना होगा, ये जो बनाते हो ना इससे, तो वो बनाते हो, तो इस तरह से आपको पिलर बनाना होगा, स्तूप बनाना होगा, बिहार बनाना है। तो बिहार वाला भी जो फिगर है वो जब क्लास करेंगे तो उसमें बता देंगे किस तरह से फिगर बनेगा। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। एक कला का क्वेश्चन है तो ये हो सकता है 10 मार्क्स का पूछ दे, 8 मार्क्स का पूछ दे एक चीज़। अब दूसरा चलो, एक होगा ट्राइबल। हम ट्राइबल के बारे में 2 ही पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं संथाल, एक पढ़ते हैं बिरसा, बिरसा अपराइजिंग। देखो ये दोनों में एक चीज कॉमन क्या है ना, कि ये अंग्रेजों के समय में हुआ। जब अंग्रेजों के समय में हुआ तो कुछ कारण जो होते हैं ना, जो ट्राइबल के जो मैक्सिमम काम होते हैं एक ही तरह के थे, तो कारण आप देखोगे तो लगभग एक जैसा होता है। तो एक तैयार करोगे तो दूसरा अपने आप तैयार होगा, बस इसमें नेतृत्व चेंज होगा और थोड़ा बहुत उसमें क्या है कि नेतृत्व जो है लोगों को एक साथ करने के लिए उसके कारण अलग हो सकते हैं, लेकिन अंततः लक्ष्य एक ही होता है, अंग्रेजों को दूर करना। इसकी जो मूल चीज़ें थीं आदिवासियों की, जो मूवमेंट जिस कारण शुरू हुआ था, वो चीज़ों को वापस चाहते हैं। वापस पाने के लिए किस तरह से आंदोलन बढ़ा आगे, कैसे इनकी महिलाओं के साथ अंग्रेजों ने दुर्व्यवहार किया, साहूकारों ने किया, जमींदारों ने किया, नए नए कानून आकर इनको किस तरह से इनकी जो मूल नियम था, जिस कानून से वो अपना शासन चलाते थे जंगलों में, उस सब पर किस तरह से अंग्रेजों ने हावी होकर नया कानून बनाकर इनके सारे प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त कर देते हैं। इन सारी चीज़ों की इसके बारे में पढ़ना है। तो ठीक है, तो ट्राइबल के बारे में जान लो। लेकिन अगर अभी तक तो यही पूछते आ रहा है तो ये भी शॉर्ट में पूछ सकता है, शॉर्ट में पूछ सकता है 7 से 10 नंबर का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो जो तीसरा चीज है,
पर्सनालिटी। अब पर्सनालिटी में अगर बिहार की बात करेंगे तो एक देखो, मैं नाम लिखता जा रहा हूं, पढ़ना जरूर। राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, कृष्णा सिंह, अनुग्रह नारायण, एक अभी का इसलिए पूछूंगा कि अभी एक पर्सनालिटी और करने बोलूंगा कि हो सकता है कि फर्स्ट ही पेपर में एक है नेशनल इवेंट, तो नेशनल इवेंट में हो सकता है पर्सनालिटी में एक शारदा सिन्हा को पूछ दे। इनकी मृत्यु हुआ है और इनको अभी पद्मा अवार्ड मिला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पर्सनालिटी में एटलीस्ट इतने लोग, एक राजकुमार जो चंपारण सत्याग्रह कराने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इन लोगों के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लीजिए कि इनकी क्या भूमिका थी स्वतंत्रता संग्राम में, और किस तरह से ये बिहार में बहुत ही अच्छा काम किया, किस तरह से अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। जो भी चीज़ इन्होंने किया है उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, आपने पीटी में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो इस पर शॉर्ट नोट आएंगे और ग्रुप में भी आ जाएंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो इतना पर्सनालिटी के बारे में एटलीस्ट पढ़ लेना। एक न्यू चीज़ क्या है इसमें पढ़ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ पढ़ना है, 1773 टू 1947 तक। अब इसमें क्या करना है ना, 73, 84, 1792, इस सारे जितने भी आए हैं 1784 वाला, इस सारे को आपको डिटेल से पढ़ना है। 53 में क्या हुआ था, 33 में क्या हुआ था, 13 में क्या हुआ था, 1800, इन सारी चीज़ों को आपको डिटेल में पढ़ना। 1947 में क्या हुआ था, 1935 का क्या था, सारे को आपको पढ़ना है डिटेल में। लक्ष्मीकांत में बहुत बढ़िया से दिया हुआ, मैं बार बार ये नहीं बोलूँगा आप मेरे से ले लेना, आप लक्ष्मीकांत को पढ़ लेना। मैं भी लिखूँगा एनसीईआरटी से लिखूँगा, लक्ष्मीकांत से लिखूँगा, और बस मेरे से फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको कॉन्साइज करके दे दूँगा ताकि आपको आसानी से याद कर सके। सॉरी। अब जो मेन पोर्शन है इसमें आता है मूवमेंट, आंदोलन या सत्याग्रह, ठीक है। पहले 1857 का, सब याद कर लो, ये सब इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। देखो आप इन सारे पोर्शन को आपको तो तैयार करना ही है। अब इसमें जो ध्यान रखना आपको, ये जो पोर्शन है थोड़ा छोटा है, तो इसमें हो सकता है पार्ट ए पार्ट बी करके दे दे। तो हो सकता है एक चंपारण सत्याग्रह पूछ दे और साथ में राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछ दे, किसके बारे में बताइए। ये जो और चीज है इसमें पढ़ लीजिएगा, शिक्षा का विकास, प्लस गांधी, नेहरू, टैगोर। इसका आप देखेंगे कि अगर इनके बारे में पढ़ना है आपको तो एक स्पेक्ट्रम की बुक आती है, उसमें तीनों के बारे में दिया हुआ है, तो आप उसको आप एक बार पढ़ लेंगे और इसको कंसाइज कर लीजिए।
बस जो कॉमन चीज़ें हैं, लग रहा है कि गांधी नेहरू में चीज़ें कॉमन है तो एक साथ कर लेना है, जो डिफरेंट है उसको अलग से पढ़ लेना है। पहले आप एक रीडिंग मार लेना, जब दूसरी बार पढ़ोगे आप एक दिन में पढ़ जाओगे। अगर एक दिन में बैठते हो तो एक बार रीडिंग मार लोगे, दूसरा बार कंसाइज कर लोगे, तो आप वो कर सकते हो। शिक्षा का विकास से अक्सर एक क्वेश्चन आता है, तो इसको आप तैयार कर लोगे तो एक फिक्स क्वेश्चन मान के चलिए कि आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, आपको हिस्ट्री से रिलेटेड है। मैंने डीआई के बारे में बता दिया। अब एक पोर्शन जो बचा है वो है नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट। नेशनल, अब मैं दोनों अलग लिख देता हूं, इंटरनेशनल इवेंट। अब नेशनल में क्या होगा, अगर मैं बोल दूं कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरा चर्चा में है, आप देखो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी अभी चर्चा हुआ है, कमेटी बन गई थी, क्वेश्चन आ चुका है इस पर, लेकिन फिर भी आने के चांसेस हैं। आप देखोगे क्लाइमेट चेंज, हो सकता है कोई ऐसा मिशन हो भारत सरकार का जो लग रहा है कि लाइफ मिशन के बारे में पूछ दे। हो सकता है COP27 में, COP28 में, COP29 में, ये जो लगातार गए इसमें क्या प्रोग्रेस हुआ है COP29 तक, वो आप देखिएगा। ब्राज़ील में जो होने वाला है उसमें क्या हो सकता है, तो वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चीज़ों में वो आ सकता है। ठीक है, ये आप समझ रहे हो। इसमें हो सकता है पूछ दे, बजट पर पूछ दे, है इकोनॉमी का पोर्शन बजट, लेकिन बजट में आप क्या बदलाव देखना चाहते हो इस बजट में, हो सकता है क्योंकि फरवरी में बजट आ जाएंगे, आप समझ रहे हो कि 2 महीने बाद पेपर है, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन बने के चांसेस ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि अप्रैल में बनेगा, क्वेश्चन मार्च में बनेगा, फरवरी में बनेगा लास्ट तक, तो वो करंट का मुद्दा रहेगा। तो बजट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, तो इसमें जो भी योजनाएं नया आएगा उसके बारे में पढ़ना है आपको डिटेल से। साथ में आप देखिएगा कि पहले के बजट से किस तरह से बजट अलग है, उन सारे डिटेलों को इस पर हमारे वीडियो भी आएगा, बजट पे, इकोनॉमिक सर्वे पे सारा वीडियो आएगा, आपको समझना। और समझने के बाद इससे जो क्वेश्चन आए कि नेशनल इवेंट में इन सारी चीज़ों को आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, इंटरनेशनल इवेंट को ना आप 2 चीज़ों में बांट लो, एक देगा कैसा, कंट्रीज के साथ रिलेशन, एक देगा इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ देगा या कोई मिशन के बारे में पूछ देगा, जो इंटरनेशनल मिशन के बारे में, जैसे मैं क्या बात कर रहा था इंस्टीट्यूशन में, जैसे बोल दूंगा UN यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनेप के बारे में पूछ देगा, WTO के बारे में पूछेगा, WHO के बारे में पूछ सकता है, तो इंस्टीट्यूशन में आएगा। ब्रिक्स के बारे में पूछे, SCO के बारे में पूछ दे, G20 के बारे में पूछ दे, तो ये सब क्या होगा। जब बात कर रहा हूं G20, SCO, ब्रिक्स, सार्क, बिम्स्टेक, इस तरह के कोई इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछ दे, WTO, UNO, WHO, इस तरह की संस्थाओं के बारे में पूछ सकता है, यूनेप के बारे में पूछ सकता है। कंट्री की जब बात आएगी, जब कंट्री की बात आएगी तो आपको समझिएगा कि हम इसमें पहले क्या समझेंगे, पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो पड़ोसी देशों में आप जानते हो कौन कौन जो पड़ोसी देश से, पहले उसके बारे में पढ़ लोगे एक एक करके कि इसके साथ हमारा कौन सा ट्रीटी है, कहाँ पर हम सहयोग कर रहे हैं, कहाँ पर हमारा विवाद है, वो चीज़ों को जब जान जाओगे तो दूसरी चीज़ ये देखोगे कि इन देशों के साथ जब हमारा जो विवाद वाले मुद्दे हैं उसमें कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, चीन किसके साथ खड़ा है, पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, USA किसके साथ खड़ा है, रशिया किसके साथ है, इजराइल किसके साथ है। जो हमारे जो प्रगाढ़ मित्र हैं हमारे, चाहे हाँ उन देशों के साथ जो संबंध हमारा ज़्यादा है, जो हमारा व्यापार ज़्यादा है, किसी तरह से हमारा उसके साथ संबंध में संबंध हमेशा चर्चा में रहता है। जैसे पाकिस्तान का चर्चा हमेशा होता है, चीन का चर्चा हमेशा होता है, इजराइल का होता है, रशिया का होता है, ब्रिटेन का होता है, अभी जर्मनी का होने लगा, बांग्लादेश के साथ है, USA के साथ है, कनाडा के साथ हमारा विवाद था। तो इन सारी चीज़ों को आप देखोगे, तो इन सारी मुद्दों में जब पड़ोसी देश के साथ भी पढ़ोगे तो आप देखना कौन सा देश है, किस तरह के वक्तव्य दिया है, तो उसके बारे में जब पढ़ोगे तो ये पॉइंट को जब शामिल करोगे। अगर पूछ दे कि भारत और पाकिस्तान के साथ संबंधों के बारे में
समग्र रूप से बताइए, इसमें चीन और यूएसए के प्रभाव को भी समझाने का प्रयास करें। तो आपको बताना पड़ेगा कि चीन किसके साथ खड़ा है, कहीं क्या चीन पाकिस्तान के जब संबंध, भारत पाकिस्तान के संबंध की बात आती है तो क्या चीन भारत के पक्ष में भी खड़ा होता है या नहीं होता है। तो आपको बताना होगा क्यों आखिर वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो क्यों खड़ा है। यूएसए अगर भारत का साथ देता है तो क्यों भारत का साथ दे रहा है, क्योंकि उसका चीन से ज़्यादा क्या है, कंपटीशन है। वो पाकिस्तान को नहीं हराना चाहता बल्कि चीन को हराना चाहता है भारत का साथ देकर। चूंकि आपको पता होगा कि यूएसए मानता है कि एकमात्र चीन ही ऐसा देश है जो उसे पीछे कर सकता है। और ये जो बहुध्रुवीय देश की संकल्पना जो भारत रखता है, वैसी स्थिति में भी यूएसए चाहता है कि एक ध्रुवीय बना रहे, पूरा विश्व पर हमारा राज हो। तो अब ऐसी बात हो, कभी नहीं चाहेगा चीन आगे बढ़े, और चीन जो काम करेगा उसके अगेंस्ट में यूएसए कोशिश करेगा करने का। और भारत की बात आएगी तो भारत के साथ खड़ा होने की संभावना ज़्यादा है यूएसए की। ठीक है तो आपको यही समझना है, जब भी पड़ोसी देशों की बात आएगी, हम श्रीलंका की बात करेंगे या बांग्लादेश की बात करेंगे, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जब भारत बांग्लादेश के संबंधों की बात आएगी तो जिस तरह से अभी सरकार बदल चुकी है, वहाँ कू हो चुका है और वहाँ पर नया सरकार बन चुकी है, तो ऐसे में चीन किसके साथ है, पाकिस्तान किसके साथ है, नेपाल किसके साथ है। इसके अलावा समझना पड़ेगा कि अभी यूएसए का क्या स्टांस है बांग्लादेश को लेकर। आपको समझना पड़ेगा डेवलप्ड कंट्री का क्या है, कोई ऐसा वक्तव्य आया है क्या, क्या शेख हसीना भारत में है, उसके अगेंस्ट में कोई ऐसी कंट्री है जो इसके अगेंस्ट में बोला है। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है और फिर उसी तरह संबंधों की प्रगाढ़ता से जांच करना पड़ेगा और आप लिख पाएंगे। मैं यहाँ क्या बता रहा हूँ, कोई भी देश के साथ पढ़िए तो उसके साथ पहले देखिए विवाद का बिंदु कौन सा है, सहयोग के बिंदु क्या है, हमारा व्यापार किस तरह। आप सहयोग के बिंदु में जाओगे तो उसमें व्यापार भी आएगा, आर्थिक व्यापार हमारा किस तरह से है, क्या हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोई सहयोग कर रहे हैं, क्या क्लाइमेट चेंज को बदलने या नहीं पॉजिटिव चेंज में कोई सहयोग कर रहा है क्या हमारा देश, किस तरह से कर रहा है वो समझेंगे। सौर ऊर्जा के लिए हम लोग बात करें बार बार, तो सौर ऊर्जा पीएम सूर्य मिशन भी आ चुका है, तो इस तरह से कैसे इसको बढ़ावा दे सकता है, कौन देश के सहयोग से कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को आप सहयोग के बिंदु में ले सकते हो। अब आप देखेंगे जैसे बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना को लेकर अभी बहुत ज़्यादा विवाद बना हुआ है। आप देखेंगे बॉर्डर पर लगातार भारत बीएसएफ और जो बांग्लादेशी सैनिक है उनके बीच में हमेशा तनातनी भी बना हुआ है। तो इन सारे विवादों के बीच चीन की क्या भूमिका है, चीन कैसे खड़ा है, किस तरह से देख रहा है, पाकिस्तान ऑब्वियसली बात है बांग्लादेश के साथ खड़ा रहेगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको एक एक टटोलना पड़ेगा। तो इस संस्था के रूप में एक आएगा। जब यूएसए की बात आएगा, भारत यूएसए के संबंधों की या भारत रशिया के संबंधों की, तो उसमें चीन की यूएसए की क्या भूमिका है, इजराइल की क्या भूमिका है, चीन की क्या भूमिका है, रशिया की क्या भूमिका। मतलब समझने का मतलब है कि यूएसए रशिया, इंडिया रशिया की बात कर रहा है तो उसमें आप आँख निकाल कर देखेगा यूएसए कि कैसा संबंध बन रहा है, इन लोग कैसे पड़हार हो रहे हैं। तो कोशिश करेगा कि ये दोनों के बीच संबंध अच्छा ना हो। इसलिए हो सकता है कि इंडिया को थोड़ा बोले या दबाव बनाने का प्रयास करे कि आप इस तरह की चीज़ें रशिया के साथ मत करिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि बीच में जब रशिया पर सैंक्शन लगा तो भारत फिर भी वहाँ से तेल इंपोर्ट कर रहा था, ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, और किस तरह के सवालों का सामना करना पड़ा था हमारे विदेश मंत्री को। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो विदेश मंत्री बोल रहे हैं तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना। आप डायरेक्ट कोट कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, परीक्षा कॉपी पर। ठीक है, इस तरह से। तो कहने का मतलब क्या है कि नेशनल में कुछ मुद्दे होंगे, आप देख लीजिएगा। जब हमारा वीडियो आएगा इस पर लगातार एक एक टॉपिक में हम वीडियो अपलोड करेंगे इस पर, तो आप देखिएगा इसको। ठीक है, तो ये जो जीएस पेपर का 1 का है इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे जीएस पेपर 1 का ये सारा चीज़ हमने बता दिया है। और एक चीज़ जो बताना था, ये 3 क्वेश्चन करने होते हैं, हिस्ट्री में भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं। हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है इसमें 3 क्वेश्चन करने होंगे टोटल हिस्ट्री का। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो डीआई है ये 2 क्वेश्चन करना होता है, ध्यान रखिएगा। यही है, इस तरह से आपके टोटल बन जाएंगे 300 नंबर के क्वेश्चन इसमें, और आपको पूरी तरह से कंप्लीट करके जाना है। और पेपर 1 ऐसा है कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, तो इसमें अगर अच्छा कर लिया, हिस्से को बचा लिया, अच्छा स्कोर कर लिया, तो आप समझो लिस्ट में हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पे अब कहाँ से पढ़ना है थोड़ा बताना भूल गया था, तो ध्यान रखिए। अगर नेशनल इंटरनेशनल इवेंट देखना है, पढ़ना है, तो मेरा वीडियो आएगा। लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपका वीडियो नहीं देखेंगे सर, आपका वीडियो नहीं देखना मुझे, तो आप पढ़िए कौन सा, हाँ विजन को पढ़िए। एक राज्यसभा टीवी को देख लीजिए।
विजन का आप IR का नोट्स ले लीजिए, वो बहुत अच्छा दिया हुआ है, उसमें एक बॉक्स बना के देता है, एक बेसिक चीज़ आपको पता रहेगा इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो वो काम आएगा। उससे बहुत सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किस तरह से हमें आगे बढ़ना। अगर भूल भी जाते हो, वो बॉक्स भी आता है, तो आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर लोगे। ठीक है। नेशनल इवेंट के लिए क्या करना कि ChatGPT पे सर्च कर लेना कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसे मैं मेरे चैनल पे सारा कुछ आएगा, वो कर लेना। ऐसे आपको IR का जब पोर्शन देखोगे तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशन में जो जो ज्वलंत मुद्दे होंगे वो तो रहेगा ही। अभी विजन वाला ले लोगे या ओनली IAS का खरीदोगे तो एक आइडिया ओवरव्यू हो जाएगा। आप वहाँ से कंटेंट ले सकते हो, लेकिन उसको करना क्या है, आंसर अपने तरीके से बनाना है आपको। तथ्य नहीं चेंज करना है, लेकिन उसको अपने लैंग्वेज में आपको लिखना है। ठीक है भाई, आपको खुद करना पड़ेगा, एग्जाम हॉल में नहीं, आपको घर में ही करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ठीक है, मैंने बताया विजन के लिए, IR के लिए और नेशनल इवेंट के लिए विजन को आप देख लीजिए या ओनली IAS को। मैं और कोई कोचिंग का नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये दोनों अभी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत इस पर रिसर्च करते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक होता है, इसमें गलत की संभावना बहुत कम होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं भी सही बता दूंगा, अच्छे से क्वेश्चन बना सकता हूँ, तो आप देखिएगा, नहीं देखिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि बढ़िया सा कंटेंट आपके सामने लेकर आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।